5 नदियों का राज्य पंजाब। पंजाब के जिले तरन तारन में एक गांव पड़ता है, नाम है भीखीविंद। इस इलाके को ध्यान से देखिए जरा। ये इलाका बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है। बात तब की है जब बॉर्डर खुली हुई होती थी, यहाँ कटीले तारों की कोई बाढ़ नहीं थी। 28 अगस्त 1990 की रात को इस गांव में रहने वाला एक भारतीय बाशिंदा नशे की हालत में पैदल चलकर भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचता है और उसके लड़खड़ाते कदम बॉर्डर को पार कर जाते हैं। इसके बाद इस इंसान को 30 अगस्त 1990 की रात को पाकिस्तान के द्वारा कैसूर सीमा पर अवैध रूप से भारत पाकिस्तान सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके सिर्फ 8 दिन बाद पाकिस्तान इस व्यक्ति पर आतंकवादी बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप लगाकर फंसा देता है। इस इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कल तक जो इंसान खेत में ट्रैक्टर चलाकर किसानी कर रहा था, अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताकर 2 वक्त की रोटी खा रहा था, आज वही इंसान अचानक एक दुर्दांत आतंकवादी, एक हत्यारा कैसे बन गया। वो पाकिस्तान को चीख चीख कर बताता है कि आपसे पहचानने में कोई गलती हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलती से सरहद पार कर ली है, मैं गरीब किसान हूं, मैं मनजीत सिंह नहीं हूं, मैं सरबजीत सिंह हूं। सरबजीत 1963 में पंजाब के गांव भीखीविंद में पैदा हुआ था। यह गांव जिला तरन तारन में आता है। सरबजीत बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, बहुत ही सामान्य परिवार है इसका। इसके पिता का नाम था सुलक्षण सिंह ढिल्लो। ये उत्तर प्रदेश रोडवेज में नौकरी करते थे। कहा जाता है कि सरबजीत को कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था और सरबजीत कबड्डी का भी उम्दा खिलाड़ी था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने केवल मैट्रिक तक की ही पढ़ाई की थी। 1984 में 21 साल की उम्र में सरबजीत की सुखप्रीत कौर से शादी हुई। उसके पिता 1986 में ही रिटायर हो गए थे, इसलिए रिटायरमेंट के बाद परिवार के खर्चे बड़े मुश्किल से चलते थे। यही कारण था कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए सरबजीत खेतों में ट्रैक्टर चलाकर पैसे कमा रहा था। आगे चलकर उसकी 2 बेटियां हुई थी, पूनमदीप और स्वपनदीप। सरबजीत की जिंदगी परिवार के साथ खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसे पाकिस्तान की जेल में लेकर चली जाएगी। पंजाब के भीखीविंड गांव के रहने वाले सरबजीत सिंह की दर्दनाक कहानी शुरू होती है 28 अगस्त 1990 से। मैंने आपको पहले भी बताया कि यही वो मनहूस दिन था जब सरबजीत सिंह ने नशे की हालत में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सरबजीत सिंह को 30 अगस्त को पाकिस्तानी सेना ने कैसूर इलाके से गिरफ्तार किया। इस तारीख के बाद सरबजीत कभी भी वापस घर नहीं लौटा। पहले सरबजीत पर इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगा, लेकिन इसके बाद सरबजीत के साथ पाकिस्तान ने एक बड़ी घटिया चाल चल दी। भोले भाले निर्दोष सरबजीत को पाकिस्तान ने एक खूनी आतंकवादी होने का आरोपी बना दिया। दरअसल 1990 में लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में कम से कम 10 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। पाकिस्तान ने सरबजीत को इन्हीं बम धमाकों का आरोपी बना दिया। पाकिस्तान की सेना ने सरबजीत को 7 दिन तक पकड़कर रिमांड में रखा, तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी, फिर अदालत में पेश कर दिया। लेकिन अदालत में सरबजीत को सरबजीत के नाम से नहीं, बल्कि मनजीत सिंह के नाम से पेश किया गया। मनजीत सिंह के नाम से ही सरबजीत के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने सरबजीत सिंह को रॉ का एजेंट बताया और सरबजीत पर भारत के लिए जासूसी करने के आरोप लगा दिए। इसके बाद इस मामले में पाकिस्तान की स्पेशल टेररिस्ट कोर्ट ने जल्दबाजी दिखाते हुए 3 अक्टूबर 1991 को सरबजीत को फांसी की सजा सुना दी। अब सरबजीत और इसकी मौत के बीच में था सिर्फ वक्त, और वो भी बहुत जल्द बीतने वाला था। लेकिन अभी सरबजीत को जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द झेलना था, क्योंकि पाकिस्तान सरबजीत को रखने वाला था डेथ सेल। फांसी की सजा सुनाने के बाद सरबजीत को पाकिस्तान के लाहौर की कोट लखपत सेंट्रल जेल की डेथ सेल में रखा गया। पाकिस्तान में सजाए मौत पाने वाले अपराधियों को इन्हीं डेथ सेल में रखा जाता है। डेथ सेल नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, यहां जीते जी ही मौत मिल जाती है। यह कोठरी महज 4 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी थी। इसी डेथ सेल में सरबजीत को रखा गया। एक 4 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी कोठरी में रहने का इमेजिन करने पर आपका और मेरा दम घुट जाएगा।
इस पर भी न तो सरबजीत को किसी से मिलने दिया जाता था, न ही यहां बिजली या खाने पीने की कोई सुविधा दी गई थी। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है और दम घुटने लगता है। 4 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी काल कोठरी में न जाने किस पाप की सजा काट रहा था वो, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए न तो सरबजीत के पास अपने वकील थे, न ही कोई परिवार वाला जो बाहर से उसकी मदद कर पाता। अगर भारत की बात करें तो यहां भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काफी महंगा और परेशानी भरा है, आपको पता है। लेकिन सरबजीत के गरीब परिवार को पाकिस्तान के हाई लेवल की अदालतों में मुकदमा लड़ना था। इस वक्त मदद के लिए सामने आए सरबजीत की बहन दलवीर कौर और जीजा बलदेव सिंह। इन्होंने पाकिस्तान में मुकदमा लड़ने के लिए अपनी 45 बीघा की जमीन बेच दी। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन साल 2001 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पर अपनी मुहर लगा दी। सरबजीत की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए और बेगुनाही साबित करने के लिए पाकिस्तान के एक वकील को हायर किया गया। नाम था अब्दुल हमीद राणा। अब्दुल हमीद राणा बेगुनाही के सारे सबूतों के साथ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन यहां भी सिर्फ मायूसी हाथ लगी। 18 अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और सरबजीत की सजाए मौत की सजा बरकरार रखी। सरबजीत जानता था कि वो आतंकवादी नहीं है, अब बस उसको रब पर भरोसा था। जानता था कि एक न एक दिन वो बेगुनाह साबित होगा, लेकिन सवाल था कि ये वक्त आएगा कब। 18 अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुनिया भर की मीडिया एजेंसीज में ऐसी रिपोर्ट भी सामने आने लगी जिसमें सरबजीत की बेगुनाही के पुख्ता सबूत दिए जा रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि सरबजीत के मामले में सजाए मौत दिए जाने में हड़बड़ी की गई है और सरबजीत को बेगुनाह प्रूव करने वाले इन सबूतों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। धीरे धीरे यह भी कहा जाने लगा कि सरबजीत को 2 देशों की दुश्मनी के पाट के बीच पीसा जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद सरबजीत का केस दुनिया भर में फैल चुका था। लोग सरबजीत को जानने लग गए थे और सरबजीत के प्रति दुनिया भर में सिंपैथी पैदा होने लगी थी। अब वो अकेला नहीं था, उसके बचाव और रिहाई के लिए परिवार के साथ साथ दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन भी सामने आ गए थे। इस हो हल्ले के बीच पता चला कि सरबजीत के मामले में पाकिस्तान सरकार ने कई फर्जीवाड़े किए हैं। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको एक पासपोर्ट दिख रहा होगा। यह सरबजीत के खिलाफ वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान की अदालत में पाकिस्तान की सरकार के द्वारा सबूत के तौर पर पेश किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि जब सरबजीत को पकड़ा गया था तो उसके पास से यही पासपोर्ट बरामद हुआ था। इस डॉक्यूमेंट में 1 मार्च 1980 की डेट लिखी हुई है। इस पर नाम लिखा है खुशी मोहम्मद का, लेकिन तस्वीर है सरबजीत सिंह की। सरबजीत की 1980 की तस्वीर और इस पासपोर्ट में लगी तस्वीर में कोई मैच नहीं। पाकिस्तान का कहना था कि सरबजीत खुशी मोहम्मद के नाम से ही पाकिस्तान में रह रहा था और जब वो अपना काम निपटा कर यानी पाकिस्तान के शहरों में बम धमाके करके वापस हिंदुस्तान जा रहा था, तब उसे बॉर्डर के पास पकड़ लिया गया। इस फर्जी डॉक्यूमेंट को सबूत के तौर पर पेश करने को लेकर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी भी हुई। मानवाधिकार संगठनों ने इस पर बड़ा सवाल उठाया। अब जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर सवाल उठने लगे तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट खुद जनता की अदालत के कटघरे में खड़ी हो गई और पाकिस्तान ने एक और चाल चल दी। 2005 में पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें खुद सरबजीत सिंह अपना जुर्म कबूल करते हुए दिख रहे हैं और वीडियो में सरबजीत का नाम भी दिख रहा है। आप इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वीडियो के रिलीज होने के बाद इस वीडियो पर भी सवाल उठे। सवाल उठा कि 2005 तक पाकिस्तान जिस सरबजीत सिंह को मंजीत सिंह मानता था, उसी इंसान को इस वीडियो में सरबजीत कैसे माना जा रहा है? ये कैसे हुआ? वैसे भी हिरासत में किसी व्यक्ति को डरा कर धमका कर कुछ भी बुलवा सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान ने सरबजीत को टॉर्चर करके इकबालिया बयान दिलवा लिया हो। बहरहाल पाकिस्तान की फिर से किरकिरी हो गई, लेकिन पाकिस्तान की धूर्तता की कलई खुलना अभी बाकी था। इसके बाद 2005 में ही एक शख्स मीडिया के सामने आया और दूध का दूध पानी का पानी कर गया। दरअसल ये शख्स वो गवाह था जिसने सरबजीत की पहचान की थी, शिनाख्त की थी। इस गवाह ने मीडिया से साफ साफ कहा कि उस पर दबाव डालकर सरबजीत के खिलाफ बयान दिलवाया गया था। इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। मुझे सरकारी वकील ने ये कहा था कि भाई ये उस वक्त इसने धमाका किया है और यही आदमी आपका मुजरिम है और आपने ये गवाही देनी है। मैंने उसी तरह वो गवाही दे दी। एक बात और थी जो सरबजीत को बेगुनाह साबित करती थी और ये बात बताती थी कि वो पाकिस्तान की चाल का शिकार हुआ है।
दरअसल लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में जिन बम धमाकों के लिए सरबजीत को सजा मिली, उसकी एफआईआर में सरबजीत का नाम तक नहीं था। चार्जशीट में किसी मंजीत सिंह रत्तू का नाम लिखा गया था, यानी एफआईआर किसी और के नाम की और गिरफ्तारी किसी और की। पाकिस्तान पुलिस का भी जवाब नहीं। एक बात और, आपको हमने बताया कि सरबजीत को 1990 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद गिरफ्तारी की जानकारी पाकिस्तान ने सरबजीत के परिवार वालों को नहीं दी थी। देखिए, गिरफ्तारी की जानकारी देना कानूनी रूप से जरूरी होता है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सरबजीत के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। एक तरफ दुनिया जान गई थी कि सरबजीत निर्दोष है, उसकी बेगुनाही मीडिया में प्रूव की जा रही थी। दूसरी तरफ सरबजीत अकेला डरा सहमा सा जेल में अपना वक्त काट रहा था। सरबजीत से किसी को मिलने तो दिया जाता नहीं था, इसलिए सरबजीत चिट्ठियां लिखता था। 2006 में सरबजीत ने अपने परिवार को कई चिट्ठियां लिखी। चिट्ठियों में उसने बताया कि उसे बहुत यातनाएं दी जा रही हैं, उसे एक पूरी रोटी भी नहीं दी जाती। उसने लिखा कि पाकिस्तान की पुलिस और कोर्ट उसे सरबजीत सिंह से मंजीत सिंह बनाने पर तुले हुए थे, जबकि वो खुद मंजीत सिंह के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और यहां तक कि मंजीत सिंह ने पाकिस्तान में किया क्या था इसका भी इल्म उसे नहीं था। उसने लिखा था, जेल का स्टाफ और पुलिस और यहां तक कि जेल में बंद कैदी भी मुझे हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, वो मुझे धमाके करने वाला मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत की सजा मिलने के बाद परिवार वालों के पास अब एक ही चारा था, मरता क्या ना करता। अब सिर्फ पाकिस्तान का राष्ट्रपति ही सरबजीत को माफ कर सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे भारत से कारगिल युद्ध में मुंह में तमाचा खाए हुए जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी गई, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने सरबजीत की ओर से आई पहली दया याचिका खारिज कर दी और खबर आई कि 1 अप्रैल 2008 को सरबजीत को फांसी हो गई। फांसी की तारीख आने के बाद अब भारत की तरफ से कूटनीतिक प्रयास तेज किए गए ताकि सरबजीत को फांसी न हो। कुछ ही वक्त में भारत के प्रयास सफल भी हुए और 19 मार्च 2008 को विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद को बताया कि सरबजीत की फांसी अनिश्चित काल तक के लिए टाल दी गई है। फांसी तो टल गई थी, लेकिन रिहाई पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा था। कुछ वक्त बीतने के बाद रिहाई की उम्मीद एक बार फिर से जगी, क्योंकि पाकिस्तान के मानवाधिकारों के मामलों के मंत्री अंसार बर्नी सरबजीत के बेगुनाही के सबूत ढूंढने भारत आए। ऐसा पहली बार हुआ जब सरबजीत मामले की जांच भारत पहुंची। अंसार बर्नी भारत आए और मामले की नए सिरे से तहकीकात की, लेकिन अंसार बर्नी ने बताया कि उन्हें भारत में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि सरबजीत बेगुनाह है। फिर 2008 का वो वक्त आया जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। 26 नवंबर 2008 को भारत में देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। आप जानते हैं, इस दिन 10 आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में अंदर आए और मुंबई के हिस्से में गोलियों और बमों की बरसात कर दी। इस हमले में कुल 166 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने मुंबई के होटल ताज और ट्राइडेंट होटल के साथ ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भी हमला किया। आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ 3 दिन तक चली। इसके बाद अजमल आमिर कसाब नाम के एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने ली। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच दरार और ज्यादा बढ़ गई और सरबजीत की रिहाई की बची खुची उम्मीद और कसर भी फिर से खत्म हो गई। लेकिन सरबजीत के परिवार वालों ने हार नहीं मानी। परिवार वाले दया याचिका लगातार भेजते रहे। सरबजीत की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कुल 5 दया याचिकाएं भेजी गई थी। 4 याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं और अंतिम याचिका 28 मई 2012 को भेजी गई। इस 5वीं दया याचिका के कुछ दिन बाद यानी जून 2012 में पाकिस्तानी मीडिया में खबर आई कि सरबजीत को रिहा किया जा रहा है। पूरा देश और सरबजीत का परिवार खुशी के कारण झूम गया, लेकिन जल्द ही ये खुशी एक झटके में काफूर हो गई। दरअसल सरबजीत की रिहाई की खबर अफवाह साबित हुई। पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत के बदले सुरजीत सिंह की रिहाई का आदेश दिया था। अब इसे पाकिस्तान की मीडिया की गलती माने या फिर पाकिस्तान की कोई और चाल, खैर ये जो भी था, लेकिन अब भारत के लोगों में ये उम्मीद जग गई थी कि अब सुरजीत के बाद सरबजीत सिंह को भी जल्द ही रिहा किया जाएगा और वो भारत वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी इस मामले में कुछ नरमी देखी जा रही थी। पाकिस्तान के एक बड़े राजनेता ने यहां तक कह दिया कि हम रिहाई के लिए जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास करेंगे। उनकी फैमिली को और हिंदुस्तान की आवाम को, मीडिया को ये बताना चाहूंगा कि हम सर तोड़ कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उनके मैटर को फाइनलाइज करें।
लोगों को लगने लगा कि बस अब कुछ वक्त की ही बात है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरबजीत की रिहाई के बीच आ गया था कसाब। दरअसल 26/11 हमले के आरोपी आतंकवादी कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। एक तरफ तो देश में इस बात की खुशी थी कि देर ही सही, लेकिन 26/11 हमलों के गुनहगार को सजा तो मिली। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचा जाने लगा कि कसाब की फांसी के बाद अब शायद पाकिस्तान सरबजीत को रिहा नहीं करेगा। सरबजीत रिहा होगा या नहीं होगा, इन सब अटकलों के बीच खुद सरबजीत के साथ एक बड़ी घटना घट गई। क्या थी ये घटना? पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद सरबजीत सिंह ने 2010 में ही अपने साथी कैदियों के बुरे व्यवहार के बारे में जानकारी दी थी, कंप्लेन किया था। बावजूद इसके जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फिर आगे चलकर 26 अप्रैल 2013 को तकरीबन दोपहर के 4:30 बजे कोट लखपत जेल सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों ने ईंटों, लोहे की सलाखों और रॉड से मार मारकर सरबजीत सिंह पर हमला कर दिया। इस नाजुक हालत में उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में भर्ती करवाया गया। बाद में सरबजीत कोमा में भी चले गए। सरबजीत का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि उनके दिमाग में खून जम गया है और जब तक उनकी तबीयत स्थिर नहीं हो जाती उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। बहरहाल उनकी पत्नी, बहन और 2 बेटियों को उन्हें हॉस्पिटल में देखने की इजाजत तो दे दी गई थी, लेकिन सरबजीत पर कितने हमले किए गए थे और क्यों किए गए थे, इस बारे में पाकिस्तान सरकार ने बताने से इनकार कर दिया था। सरबजीत की बहन का ऐसा मानना था कि सरबजीत पर जो हमला किया गया था उसकी पहले से ही योजना बनाई गई थी। हमले के बाद 29 अप्रैल 2013 को भारत द्वारा पाकिस्तान से सरबजीत सिंह को रिहा करने की अपील भी की गई, लेकिन भारत की इस अपील को पाकिस्तान सरकार ने खारिज कर दिया। निष्पक्ष मेडिकल जांच की भी बात होने लगी। जिंदगी और मौत के बीच झूलते सरबजीत सिंह को 1 मई 2013 को जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया और 2 मई 2013 को रात 12:45 बजे लाहौर में ही सरबजीत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाद में सरबजीत के शव को भारत भेजा गया। पोस्टमार्टम में भारतीय डॉक्टरों ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टरों ने बताया कि पाकिस्तान में किए गए पोस्टमार्टम में सरबजीत के शरीर के साथ छेड़खानी की गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सरबजीत सिंह की मृत्यु पर पंजाब सरकार ने राज्य में 3 दिन के शोक की घोषणा की और परिवार को 1 करोड़ रुपए का अनुदान मुआवजा देने का वायदा किया। यह थी सरबजीत सिंह की दुखद कहानी, लेकिन इस कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत सिंह पर हमला करने वाले 2 कैदियों के नाम थे आमिर सरफराज उर्फ तांबा और मुदस्सिर मुनीर। हाल ही में एक खबर आई थी कि लाहौर में आमिर सरफराज पर जानलेवा हमला हुआ है और आमिर सरफराज को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में तांबा की मौत भी हो गई है। इस खबर के आने के बाद लोग खुश हैं। लोग कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इंसाफ काफी है? 22 साल जिस इंसान के साथ हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड अमानवीय बर्ताव हुआ हो, जीते जी जिसको रोज तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा हो, उसके इंसाफ के लिए किसी एक व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए या सजा पूरे सिस्टम को मिलना चाहिए? लेकिन ये सिस्टम पूरा देश ही हो तो क्या होगा? सरबजीत की हत्या करने वाले पाकिस्तान को कैसे सजा दी जाएगी? एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या हो सकती है? इसके परिवार वालों का दुख, बेटियों के पिता से मिलने की हसरतें, इनका हिसाब कैसे होगा? क्या 2 देशों के खराब संबंधों की चक्की में हमेशा निर्दोष ही पिसते रहेंगे? सरबजीत की मौत कई सवाल पीछे छोड़ जाती है, ऐसे सवाल जिनके जवाब अब हमको कभी नहीं मिलेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।